हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। और बच्चों, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड का जो सैम्पल पेपर आया है 2023 का, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, हमारे साथ इसका सॉल्यूशन कीजिए। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल्ड में, ठीक है, इसका सॉल्यूशन दूंगा। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाइव मिलेगा आपको, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा। जो भी जैसा भी पैटर्न है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना यहाँ से पहला क्वेश्चन लेके शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ व्हिच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। फर्स्ट, Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड, Q1 Q2 इज लेस देन 0। थर्ड, Q1 Q2 इज इक्वल टू 0। फोर्थ, 1 इज ग्रेटर देन Q1 अपान Q2 इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ डायग्राम दिया है। दो चार्ज आपको दिखा दिए Q1 और Q2, और उनके बीच लगने वाला फोर्स दिखा दिया। आपको पता है कि अगर दो चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर लगे होते हैं तो इनके बीच एक फोर्स लगता है। बच्चों, कौन सा फोर्स लगता है? कूलॉम्स लॉ से वो फोर्स लगता है। क्या लगता है? वो लगता है K(Q1 Q2 अपान r²। तो इन दोनों चार्जेस के बीच फोर्स कितना लग रहा होगा? K(Q1 Q2 अपान r²। इसका मतलब जो F12 और F21 दिया है, इसकी वैल्यू मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो ये होने वाला है। अच्छा, लेकिन बच्चों हमसे पूछा गया है कि इनके Q1 Q2 में क्या रिलेशन है। ठीक है, मतलब Q1 इंटू Q2 की वैल्यू क्या हो सकती है। तो बेटा आप क्या देख रहे हैं कि इन दोनों का जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है? एक दूसरे की तरफ लग रहा है। यहाँ पे जो F12 है, इसका मतलब आप समझ लीजिए, इसका मतलब होता है फोर्स एट चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, और F21 का मतलब है फोर्स एट चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। तो बेटा यहां पे क्या कह रहे हैं कि ये Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकता है। तो ऐसा है, आप सोचिए जरा, Q1 Q2 पे लगने वाला फोर्स क्या है? एक दूसरे के पास आ रहा, मतलब अट्रैक्ट का है, अट्रैक्शन करें दोनों चार्ज। तो आपको पता है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है तो इनमें क्या होता है बच्चों? अट्रैक्शन होता है। इनमें क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। जबकि अगर दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो उनमें क्या होता है बच्चों? रिपल्सन होता है, ऐसे फोर्स लगता है। अगर दो निगेटिव चार्ज होते हैं तो उनमें भी क्या होता है बच्चों? रिपल्सन होता है। अब सोचने वाली बात है, यहां पे अट्रैक्शन हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि इन दोनों, एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज क्या है? निगेटिव है। पॉजिटिव मतलब मान लीजिए कि जैसे कि +4 है तो दूसरा -3 है, तो जब इनका आप प्रोडक्ट करेंगे तो कैसा आएगा? -12 आएगा। मतलब जब एक प्लस और एक माइनस का आप प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर हमेशा कैसा आता है? निगेटिव आता है। कैसा आता है? निगेटिव आता है। तो बच्चों इसका मतलब जो Q1 और Q2 है, इनका प्रोडक्ट कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। Q1 इंटू Q2 क्या आएगा बच्चों? निगेटिव आएगा। निगेटिव आने का मतलब ये 0 से कम होगा। सो Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिसमें लिखा हुआ है Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0। तो दिए गए ऑप्शन में से सेकेंड ऑप्शन, जहां पे लिखा है Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सैंपल पेपर का दूसरा क्वेश्चन ये है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर इज v, देन पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन विल बी। ओके, तो देखिए बच्चों, यहां पे हमको दिया है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, और डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर एक्सिस पे इसका पोटेंशियल बच्चों v है। आपको पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल होता है तो डायपोल में दो चार्ज होते हैं जो कि इक्वल और अपोजिट होते हैं, मतलब एक +q तो दूसरा -q।
और इस डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है P, और P बराबर होता है Q इंटू 2L। ये क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, अच्छा बेटा हमसे कह रहे हैं कि एक्सिस पे r डिस्टेंस पे पोटेंशियल V है। तो बच्चों एक्सिस पे पोटेंशियल क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सिस पे पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r²। ये एक्सिस पे पोटेंशियल होता है। ठीक है, हम आपको यहां बताना चाहेंगे ये एट एक्सिस है। अच्छा, कि अगर किसी भी डायपोल से एट एनी पॉइंट हम पोटेंशियल लिखते हैं, ठीक है, तो कहाँ निकलता है बच्चों? देखो जैसे ये कोई डायपोल है, ये प्लस है Q और ये माइनस Q है, और ये डायपोल से थीटा एंगल पे अगर आप पोटेंशियल निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल निकलता है V = और अगर ये पॉइंट r डिस्टेंस पर है तो क्या निकलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos θ/r²। ठीक है, तो जब हम एक्सिस पे चले जाते हैं, देखो थीटा ऐसे है, थीटा कम होते 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 इस कंडीशन के लिए थीटा कितना हो गया होगा बच्चों? 0 डिग्री। देखो ये पॉइंट ये सामने आ गया, तो इस पॉइंट के लिए थीटा 0 था, इसलिए मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r²। हमको तो बच्चों पूछा गया है कि इक्वेटोरियल लाइन पे यहां सेम डिस्टेंस पर, मतलब अगर वो डिस्टेंस r है तो r डिस्टेंस पे ही पोटेंशियल कितना होगा। तो बच्चों देखिए इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है, इस पॉइंट को उठा के यहाँ ले जाओगे तो कितना एंगल बन जाएगा? सोचो, यहाँ 0 डिग्री जैसे उठाएंगे है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहाँ पे क्या बन जाएगा? 90 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 90। भाई इस लाइन का अगर सीधा खींचोगे तो एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। थीटा 90 हो जाएगा, तो वहां पे पोटेंशियल क्या आएगा? तो यहाँ पर लिखेंगे ये P2 पॉइंट है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन। तो V डैश या VP2, P2 पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है बच्चों, क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos 90/r²। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। इसीलिए P2 पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या आएगा? 0 आएगा। तो ध्यान रखिएगा, इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं भी पॉइंट रख दे, चाहे यहाँ या कहीं भी रख दे ऊपर तक, हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब दिए गए ऑप्शन में से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट द पोटेंशियल एट द इक्विपोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन इज 0। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि द टेम्परेचर T डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल A एंड B इज रिप्रेजेंटेड बाई फिगर फर्स्ट एंड फिगर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। आइडेंटिफाई मटेरियल A एंड मटेरियल B। यहाँ हमको ऑप्शन गिवन है, मटेरियल A इज कॉपर, मटेरियल B इज जर्मेनियम। सेकेंड ऑप्शन दिया है मटेरियल A इज जर्मेनियम, मटेरियल B इज कॉपर। थर्ड दिया है मटेरियल A इज नाइक्रोम एंड मटेरियल B इज जर्मेनियम। फोर्थ ऑप्शन हमको गिवन है मटेरियल A इज कॉपर एंड मटेरियल B इज नाइक्रोम। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के 2 ग्राफ दिए हैं, ठीक है, जैसा दिख रहा है। ये पहला वाला ग्राफ A है और दूसरा वाला ग्राफ B है। हमसे कह रहे हैं कि पहचानिए कि ये कौन से मटेरियल पॉसिबल है। तो बच्चों आपको पता ही है रेजिस्टिविटी इधर सो रही है वाई एक्सिस पे, मतलब ऊपर जाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, नीचे आएंगे तो रेजिस्टिविटी घटेगी। मतलब इसमें क्या दिख रहा है हमको कि टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टिविटी क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज हो रही है। इसमें क्या दिख रहा है बच्चों? टेम्परेचर के बढ़ने पर, इधर जाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा ना बच्चों, एक्स एक्सिस जाने पर। अच्छा, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर में आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे रेजिस्टिविटी क्या हो रही है बच्चों? इसकी इंक्रीज कर रही है। तो हमको देखना पड़ेगा किस मटेरियल में टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है और किस में टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है।
तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या होता है। रेजिस्टिविटी, इसको रो से लिखते हैं, इसका फार्मूला होता है बच्चों E/J। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद करंट डेंसिटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्या होता है? रेशियो है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से और करंट डेंसिटी का। तो J होती है करंट डेंसिटी, E होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा बच्चों इसको जब सॉल्व करते हैं फार्मूले को तो ये फार्मूला था RA/L। अगर इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, R की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये फार्मूला आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। अच्छा जब R की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा बच्चों? mL/ne² A τ इंटू A/L। जब इसको सॉल्व करते हो तो AL से AL कैंसिल हो जाते हैं, तो रो बराबर बचता है m/ne² τ। तो बच्चों रो चूंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। तो जो रेजिस्टिविटी है ये दो ही चीजों पर डिपेंड करती है। तो एक बच्चों डिपेंड करती है मटेरियल पे, और दूसरा ये डिपेंड करती है बच्चों टेम्परेचर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, लेकिन किसमें? कंडक्टर में। तो यहां लिख देते हैं कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। किसमें होगी बच्चों? ये कंडक्टर में होता है। ऐसा कहाँ होता है? कंडक्टर में। अच्छा, और टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ये बच्चों कहाँ होता है? ये होता है सेमी कंडक्टर में। किसमें होता है? सेमी कंडक्टर में। अच्छा तो अब हमको देखना चाहिए कि टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टिविटी कहाँ कम हो रही है? किसमें हो रही है? इसका मतलब ये मटेरियल कौन सा होगा? यहां से देखो टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टिविटी कम हो रही है, तो कौन सा है? सेमी कंडक्टर। इसका मतलब जो A वाला ग्राफ है वो किसका है? वो किसी सेमी कंडक्टर का है। बहुत बढ़िया। और अगर मैं B वाले में बात करता हूं, दूसरे ग्राफ को ध्यान से देखता हूं, तो मैं क्या पा रहा हूं कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, ऐसा कहां होता है बच्चों? ऐसा होता है कंडक्टर में। इसका मतलब ये वाला क्या हो गया? ये कंडक्टर का ग्राफ हो गया। किसका हो गया? कंडक्टर का। अब हमको दिए गए ऑप्शन में ऐसा ढूंढना चाहिए आंसर कि A सेमी कंडक्टर को बताएं और B कंडक्टर को बताएं। तो देखिए आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या बता रहा है? A इज जर्मेनियम एंड B इज कॉपर। यही बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन होगा कि A वाला क्या है बच्चों? जर्मेनियम है। अच्छा, और B वाला क्या है बच्चों? B वाला सब्सटेंस है कॉपर। इसका मतलब इसमें ऑप्शन जो सेकंड दिया गया है हमको, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों CBSE के सैंपल पेपर का हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टू कोसेंट्रिक एंड कोप्लेनर सर्कुलर लूप्स P and Q have their radii in the ratio 2:3. Loop Q carries a current 9 ampere in the anti-clockwise direction. For the magnetic field to the zero at the common center, loop P must carry. Option first 3 ampere in clockwise direction, second 9 ampere in clockwise direction, third 6 ampere in anti-clockwise direction और fourth 6 एम्पियर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि दो कोसेंट्रिक कॉइल्स हैं। कोसेंट्रिक मतलब जिनमें कि दोनों के सेंटर क्या है? सेम। चाहे इस कॉइल की बात करो चाहे इसकी बात करो, दोनों सेंटर क्या है? सेम है। अच्छा, कह रहे हैं कि इनकी रेडियाई का रेशियो P और Q की जो रेडियाई है, जो रेडियस है, इनका जो रेशियो है वो क्या दिया है हमको? 2:3। 2:3 होने का मतलब बेटा ये होता है कि अगर पहली रेडियस को आप 2r सपोज कर लीजिए तो दूसरी रेडियस यहाँ पे 3r हो जाएगी। ये स्मॉल r इसलिए लेते हैं कि मान करके चलते हैं कि रेशियो लेते समय कोई कांस्टेंट हो सकता है कट गया हो, इसलिए स्मॉल r का यूज किया गया। ठीक है, तो r1 अगर 2r है तो r2 क्या है बच्चों? 3r। R2 किसकी रेडियाई है? Q की। अच्छा बहुत बढ़िया, ये R2 है बच्चों पूरी,
और ये छोटी वाली रेडियाई ये R1 है। बच्चों हमसे कह रहे हैं कि Q जो कॉइल है इसमें 9 एम्पियर की करंट फ्लो होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किधर फ्लो होती है? एंटी क्लॉक। तो P वाले में कितनी करंट और किस डायरेक्शन में फ्लो करनी होगी कि कॉमन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए। अब देखो बच्चों, कॉमन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 करने का मतलब ये है सीधा सा कि अगर Q वाली कॉइल जिधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, P वाली उसकी अपोजिट डायरेक्शन पहली बात तो प्रोड्यूस करे और उसके इक्वल भी करे। जब P और Q की मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी? इक्वल भी होंगी लेकिन अपोजिट होंगी, तो वहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या मिल जाएगी? 0 मिल जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, सेंटर को हम O कह देते हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये पता करेंगे कि Q की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर थी। तो देखिए इसके लिए आप राइट हैंड रूल का यूज कर लीजिए। करंट इस डायरेक्शन में, अच्छा किधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी? सेंटर पे, इस डायरेक्शन में इधर निकालनी है। तो किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड बच्चों? अपवर्ड। किधर होगी? बाहर की तरफ, आउटवर्ड। तो I2 यानी कि Q की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? आउटवर्ड है। तो बच्चों जो Q की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है B2, ये किधर है बच्चों? आउटवर्ड। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। अब यहाँ पे हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 करनी है। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो P की मैग्नेटिक फील्ड किधर होनी चाहिए? इनवर्ड। क्यों? क्योंकि अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड ही एक दूसरे को खत्म करेंगे। तो P की मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहिए? इनवर्ड। अब इनवर्ड के लिए हमको पता है कि हमको करंट किधर फ्लो करनी पड़ेगी? इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो अपोजिट डायरेक्शन में हमको मिलेगी। यानी कि इसमें करंट फ्लो करनी पड़ेगी क्लॉकवाइज में। ठीक है, इसका मतलब P में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बच्चों? क्लॉकवाइज। मान लेते हैं कि इसमें I1 करंट फ्लो करते हैं, तो I1 की वैल्यू भी हमको फाइंड करनी है। चलिए पहला आंसर मिल गया, इसको लिख देते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इन P कॉइल इज क्लॉकवाइज। किधर होगी बच्चों? क्लॉकवाइज होगी। बहुत बढ़िया। अब वैल्यू निकालनी है, तो देखो Q की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पहले निकालेंगे। लिखेंगे क्या? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, MFI का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट O ड्यू टू Q कॉइल। तो Q की वजह से कितनी होगी बच्चों? तो B2 बराबर आएगा म्यू नॉट अपान 2। भाई मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है सर्कुलर कॉइल का? म्यू नॉट अपान 2 I अपान R। R का मतलब रेडियस, तो ये आएगी I2 अपान इसकी रेडियस। रेडियस कितनी मान रखी है उसकी? हमने R2 मान रखी है, कैपिटल R2। अच्छा, इसकी हमने कैपिटल R1 मानी है। बहुत बढ़िया। अब बच्चों लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट O ड्यू टू P कॉइल। जो P वाली कॉइल है ये छोटी वाली, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी भाई? कितनी होगी? तो ये होगी B1 बराबर म्यू नॉट अपान 2 I1 अपान R1। तो R1 की वैल्यू कैपिटल R1 हो गया। बहुत बढ़िया। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी बच्चों? B इज इक्वल टू B1 माइनस B2। क्यों? क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और इसकी वाली क्या है? इनवर्ड है। बट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0, दैट्स व्हाई B1 इज इक्वल टू B2। तो B1 B2 के इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। B1 इज इक्वल टू, जब B2 की बात हो रही है तो वैल्यू पुट करेंगे। B1 की वैल्यू म्यू नॉट अपान 2 I1 अपान R1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 I2 अपान R2। देखिए म्यू नॉट अपान 2 से म्यू नॉट अपान 2 कैंसिल हो गया। I1 की वैल्यू पुट कीजिए। I1 कितना दिया है? यही तो फाइंड करना है। बहुत बढ़िया। अपान R1 कितना हमने मान रखा है? 2 स्मॉल r बराबर I2 हमको गिवन है। कितना गिवन है बच्चों? 9 एम्पियर अपान R2 कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? 3 स्मॉल r। स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, तो I1 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 6 एम्पियर। सो द करंट इन द P कॉइल विल बी 6 एम्पियर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो 6 एम्पियर करंट फ्लो करनी पड़ेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हमारा आंसर आ गया
तब हमको कोसेंट्रिक मतलब दोनों जहाँ पे एक ही सेंटर थे यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगी, कॉमन सेंटर मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगी। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, सैंपल पेपर 2023 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए कैरीज अ स्टेडी करंट I. The current is uniformly distributed across its cross section. The ratio of magnitude of magnetic field at the point distance a/2 above the surface of the wire to that at a point distant a/2 below the surface is first option 4:1, second 1:1, third 4:3, फोर्थ 3:4। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं एक वायर है जिसमें करंट यूनिफॉर्मली उसके पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होकर ऐसे फ्लो हो रही है। ठीक है, करंट कितनी फ्लो हो रही, I। यहाँ पे करंट है I। हमसे कह रहे हैं इस वायर की जो रेडियस है वो a है। तो हमसे कह रहे हैं कि इसके सरफेस के ऊपर a/2 डिस्टेंस पर, ऊपर a/2 मतलब ये a/2 इसके एबव हो गया, और कह रहे हैं इसके सरफेस से बिलो a/2 डिस्टेंस पर, मतलब यहां कहीं बात कर रहे हैं ये डिस्टेंस a/2। कह रहे हैं इन दोनों पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। बच्चों, इसको हम P1 पॉइंट मान लें, इसको हम P2 पॉइंट मान लें। तो यहां की मैग्नेटिक फील्ड अपान यहां की मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमको बच्चों यहां पर BP1 अपान BP2 बतानी है। P1 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अपान P2 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई थिक वायर है तो इसके एक्सिस से मतलब इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है इनसाइड, और बाहर स्मॉल r डिस्टेंस पर फार्मूला क्या होता है। तो आपको मैं यहां बता दूं कि अगर कोई थिक वायर ऐसा है तो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर अंदर वाले पॉइंट पे यहां मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो B बराबर होता है, क्या होता है बच्चों, ये होता है यहां पे B = μ0 अपान 2 पाई I अपान a², अगर a इसकी रेडियस है। ठीक है, और इंटू r, ये होता है अंदर वाले पॉइंट पर, सेंटर से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, ये होता है B बराबर μ0 अपान 2 पाई I अपान a² r। और अगर यही पॉइंट बच्चों बाहर यहां स्मॉल r डिस्टेंस पर हो तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, यहां होता है μ0 अपान 2 पाई I अपान r। ठीक है, तो ये अंदर वाला फार्मूला हो गया, ये बाहर वाला हो गया, क्योंकि हमको पता है ना अंदर मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली बढ़ती है और बाहर निकलने पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने लगती है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पहले हम इस पॉइंट की बात करते हैं, P1 पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो यहां पर लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P1। तो BP1 क्या आएगा बच्चों, ये आएगा μ0 अपान 2 पाई I अपान r। तो r का मतलब ये डिस्टेंस, तो बच्चों ये यहां से सेंटर से पूरी डिस्टेंस लेनी है। तो ये है बच्चों a और ये a/2, तो स्मॉल r की यहां पे वैल्यू हो जाएगी 3a/2। तो ये डिस्टेंस क्या लेंगे यहां पे अपान में 3a/2, यानी कि BP1 हमारे पास आ जाएगा μ0 अपान 2 पाई I इंटू 2 अपान 3। इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे बच्चों यहां पे क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P2, मतलब ये वाले पॉइंट पर a/2 नीचे। तो देखो बच्चों इसके लिए क्या आएगा, BP2 निकालेंगे तो ये आएगा μ0 अपान 2 पाई I अपान a², अंदर वाले पॉइंट के लिए क्या होता है I अपान a²। बहुत बढ़िया, इनटू वो डिस्टेंस लेनी होती है जो सेंटर से जितनी दूरी पर ही पॉइंट। देखो
ऊपर से a/2 आ गए, तो नीचे से ये डिस्टेंस कितनी बचेगी इस पॉइंट की, कोई बता सकता है? टोटल a थी, a/2 नीचे आ गए, तो यहाँ से बच्चे डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये भी बचेगी a/2। तो इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस बचेगी a/2, तो यानी कि अपान में आएगा, इंटू में आएगा a/2। ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। अच्छा, तो bp2 कितना आएगा बच्चों, ये आएगा μ0/2π I/a² इंटू 2, और ऊपर बन गया a, तो a के से a कट जाएगा तो 2a सिंपल आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन bp1/bp2 ये कितना आएगा बच्चों, ऊपर वाला वैल्यू पहले μ0/2π 2i/3a, फिर नीचे वाला वैल्यू रखेंगे अपान में, तो अपान में आएगा μ0/2π I/2a। देखिए बच्चों ये पूरा कैंसिल हो गया, ये पलट जाएगा पूरा, तो क्या बनेगा bp1/bp2 इज इक्वल टू 2i/3a है, और ये पलट जाएगा तो बच्चों क्या होगा, 2a ऊपर चला जाएगा और i नीचे आ जाएगा, i से i कटेगा, a से a कटेगा, यानी कि क्या आएगा 4/3। सो द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 4:3, और 4:3 बच्चों कहाँ दिया है बताओ जरा, bp1:bp2 हमने निकाल दिया, तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आया है 4:3। ये ऑप्शन नंबर बच्चों हमको यहाँ गिवन है 3rd, सो 3rd ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए सॉल्व करते हैं सैंपल पेपर का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज्ड, इट्स परमिबिलिटी, फर्स्ट ऑप्शन डिक्रीज्ड, सेकेंड इंक्रीजेज, थर्ड रिमेन्स अनचेंज्ड, एंड फोर्थ फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज। किसी मटेरियल की जो परमिबिलिटी है इसको हम लोग म्यू से लिखते हैं, और ये बताती क्या है, तो परमिबिलिटी हमको बताती है कि द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो H क्या होता है यहाँ पे, H होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। और B क्या होता है, B होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों हमसे कह रहे हैं कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, मतलब H को हमने इंक्रीज कर दिया। तो कह रहे हैं म्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, तो बेटा सीधी सी बात है, म्यू हम क्या देख रहे हैं 1/h पे डिपेंड कर रहा, तो व्हेन वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ H देन व्हाट हैपेंड, म्यू डिक्रीज्ड, क्या होगा, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, डिक्रीज्ड हो जाएगी। मतलब जब H को हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो म्यू की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी बच्चों, वो डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे आपको म्यू की यूनिट भी याद कर लेनी चाहिए, तो बच्चों म्यू की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्या होती है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो इसकी अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन भी क्या होती है, ये होती है mlt-2 अपान a स्क्वायर, मीन सॉल्व करेंगे तो mlt-2 a-2, दिस विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ म्यू। तो मेन हमारा जो क्वेश्चन था कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ाने से क्या होगा, तो बच्चों उसकी परमिबिलिटी जो है उस सब्सटेंस की वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। चलिए बच्चों सैंपल पेपर का हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एन आयरन कोल्ड कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक बल्ब विद एन AC सोर्स एज शोन इन द फिगर। When iron piece is taken out of the coil, the brightness of the bulb will be, ऑप्शन गिवन है, पहला डिक्रीजेज, दूसरा इंक्रीज, तीसरा रिमेन्स अनएफेक्टेड, चौथा फ्लक्चुएट। ओके, तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि एक आयरन कोर्ड कॉइल है, मतलब ये जो कॉइल है इसके बीच में कहीं आयरन रखा होगा, ऐसा एक आयरन ऐसा पीस रखा होगा,
ठीक है। और कह रहे हैं उस समय ये बल्ब कुछ ग्लो कर रहा था, बहुत अच्छी बात है। जब इस आयरन कोर को हटा दिया गया इससे, तो इस बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमको सोचना है कि अगर करंट यहां बल्ब में ज्यादा चली जाएगी तो बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और बल्ब में अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो बल्ब की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा सर्किट है। अगर इस कॉइल को मैं प्योर इंडक्टर मान लूं तो ये L है और यहां बल्ब के पास अपना रेजिस्टेंस होगा R। सपोज कीजिए आपने V वोल्ट लगाया है, तो यहां बच्चों कुछ आपको पता है ना, इम्पीडेंस होता है यहाँ पे है, इसके नेट रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। तो बच्चों इसका जो रिएक्टेंस होता है एक्सेल होता है, ये क्या होता है, ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अच्छा, अब बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल किसके बराबर होता है, ये होता है 2 पाई FL। एक्सेल क्या है, ये रेजिस्टेंस है एक तरीके का जो ऑफर करती है कोई कॉइल, ठीक है। रेजिस्टेंस अपना रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अच्छा, तो इसके और इसके रेजिस्टेंस को जब कंबाइंड करते हैं तो उसको बोलते हैं इम्पीडेंस। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इम्पीडेंस। अच्छा, तो इम्पीडेंस आपको दिया है Z इक्वल टू रूट में, आपको पता है ना, R² प्लस XL। इस इम्पीडेंस के हिसाब से यहां बच्चों करंट फ्लो हो रही होगी। करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, I इक्वल टू V/Z, ठीक है। तो हमको यहां यही सोचना है कि अगर भाई बल्ब की हम करंट को देखेंगे, अगर करंट इंक्रीज हुई तो ब्राइटनेस क्या होगी बच्चों, तो ब्राइटनेस भी इंक्रीज होगी। अच्छा, और अगर करंट बच्चों डिक्रीज हो गई बल्ब में तो ब्राइटनेस भी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी, ठीक है। अब इस बात को हम देखने के लिए अपनी करंट में यहां पे देखेंगे करंट की वैल्यू कब इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जो हम कर रहे हैं उससे। तो बच्चों हमसे आगे यहां बीच में आयरन कोर रखा हुआ था। आयरन कोर क्या करता है, फ्लक्स को बढ़ा देता। तो जब यहां से बच्चों आयरन कोर हम हटाएंगे तो आयरन कोर को हटाने से क्या होगा, ये आयरन कोर आपने बाहर निकाल दिया तो क्या होगा, आयरन कोर ने फ्लक्स को इंक्रीज कर दिया था। जब फ्लक्स इंक्रीज होता है तो L बढ़ जाता है। तो ऑन रिमूविंग आयरन कोर द वैल्यू ऑफ L मींस इंडक्टेंस विल बी डिक्रीज्ड। तो जब आयरन कोर को रिमूव करेंगे तो L क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। किसका L डिक्रीज हो जाएगा, कॉइल का। तो जब आयरन कोर को बाहर निकालेंगे तो कॉइल का L यानी कि इंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। जब इंडक्टेंस डिक्रीज होगा तो उसका जो एक्सेल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस था, ये क्या होगा बच्चों, एक्सेल बराबर क्या था, 2 पाई FL। देखो एक्सेल भी कहां डिपेंड कर रहा है, सीधा सीधा L पर। तो एक्सेल चूंकि प्रोपोर्शनल था किसके, L के। इसका मतलब जब एक्सेल डिक्रीज हो, L डिक्रीज होगा तो एक्सेल भी डिक्रीज होगा, बिल्कुल, क्योंकि सीधा सीधा डिपेंड कर रहा था। अगर L कम हो गया तो एक्सेल भी कम हो जाएगा। बच्चों यहां से देखिए Z किस पे डिपेंड कर रहा, एक्सेल पे। ये भी एक तरीके से सीधा सीधा है, डिपेंडेंसी सीधी दिख रही। तो अगर एक्सेल डिक्रीज होगा तो Z भी डिक्रीज होगा। तो बच्चों यहां पे Z क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, जब Z डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, तो जब Z डिक्रीज होगा तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखो I प्रोपोर्शनल टू 1/Z। तो क्या होगा, जब Z डिक्रीज होगा तो I की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो जब Z डिक्रीज होगा तो I की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जब I इंक्रीज हो जाएगी तो बल्ब में तो जो पावर लॉस होती है वो क्या होती है, I²R। तो बेटा जब यहां पे I इंक्रीज हो जाएगी तो यहां पावर लॉस इंक्रीज हो जाएगी, मतलब इसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, बल्ब की इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम कोर को हटाते हैं, कोर के हटाने से इंडक्टेंस उसका कॉइल का जो है, कॉइल का इंडक्टेंस वहां पे डिक्रीज होता है। इंडक्टेंस के डिक्रीज होने से
इंडक्टिव रिएक्टेंस डिक्रीज होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस के डिक्रीज होने से उसका इंपीडेंस डिक्रीज होता है, इंपीडेंस के डिक्रीज होने से करंट इंक्रीज करती है और करंट के इंक्रीज करने से ब्राइटनेस बढ़ती है। इसका मतलब जब हम कोर को हटा देंगे तो ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी। बच्चों जिसमें सेकेंड ऑप्शन है इंक्रीज, वो सही होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी। इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए। Which of the following statement is not true about the properties of electromagnetic wave? तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको ये 4 स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे पहले स्टेटमेंट की मैं बात करता हूँ, These waves do not require any material medium for their propagation। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है बच्चों? सही है, और हमको तो गलत वाला ढूंढना है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनको चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे आप जानते होंगे लाइट एक वेव है और लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका मतलब ये पहला वाला जो ऑप्शन है हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए कह रहे हैं बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन्स द मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम टाइम। तो बेटा ये वाला भी ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये वेव जो है वो इनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन होते हैं वो सेम फेस में होते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशंस आर इन सेम फेस। तो बेटा ये सेम फेस में होता है, इसका मतलब इनके वाइब्रेशन साथ साथ मैक्सिमा और साथ साथ मिनिमा ऑब्टेन करते हैं। इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम अपने थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन हमसे कह रहे हैं कि द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो ये होती है बेटा U बराबर हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर प्लस हाफ B स्क्वायर अपान म्यू नॉट। ये एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये एनर्जी है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, ये हो गई एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये होती है एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड। तो है क्या बच्चों, ये दोनों वैल्यू आपस में सेम होती हैं। ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होती हैं? सेम। क्यों? क्योंकि जैसे हम ऐसा करते हैं हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर को हाफ B स्क्वायर बाई म्यू नॉट दिखा लेते हैं। तो बच्चों एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करो तो कितनी है? हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, और आपको पता है E अपान B जो होता है किसके बराबर होता है? C। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो जो होता है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर होता है। इसका मतलब E की वैल्यू C भी लिख सकते हैं, तो UE बराबर लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन 0 C स्क्वायर B स्क्वायर। देखिए क्या किया, E की वैल्यू पुट कर दिया। और आपको पता है बच्चों कि C की वैल्यू जो होती है वो 1 अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट होती है, यानी कि C स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपान म्यू 0 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ C स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? यह बनेगा हाफ एप्सिलॉन 0 C स्क्वायर, तो C स्क्वायर की जगह 1 अपान म्यू 0 एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू B स्क्वायर। तो देखिए ये इससे कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? हाफ B स्क्वायर अपान म्यू नॉट। तो यही तो बच्चों एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? आपस में सेम होती है। इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। चलिए अब हम अपने चौथे ऑप्शन की बात करते हैं कि बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर।
देखिए बच्चों, यही चौथा जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब चौथा ही ऑप्शन गलत है। और हमसे कहा गया बच्चों कि इसमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है, तो फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पैरेलल नहीं होते, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा।